हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और एम्स के द्वारा आयोजित होने वाले बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की। देखिए दोस्तों, विजय एजुकेशनल न्यूज़ की टीम ने टोटल 15 मॉडल पेपर तैयार किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और उनमें से 2 मॉडल पेपर के हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं और बिल्कुल फ्री में 2 मॉडल पेपर बच्चों को हमने उपलब्ध भी करवाए हैं। इसके अलावा जितने भी मॉडल पेपर हैं उसके लिए बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस रखी है दोस्तों। तो जो बच्चा ये 15 मॉडल पेपर लेना चाहता है और उन्हें सॉल्व करना चाहता है, वैसे तो मॉडल पेपर के साथ भी सॉल्यूशन है और इसके अलावा आने वाले समय में उन बच्चों को वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा जो मॉडल पेपर को परचेज करेंगे। मॉडल पेपर व्हाट्सएप के द्वारा ही मिलेगा और व्हाट्सएप पर मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी। जिन बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये देखिएगा आपके सामने नंबर दिख रहा होगा, 9828721229। मैं बोल देता हूँ, 98, आप नोट कर लेना, 28721229। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर जैसे ही मैसेज करेंगे हमारी टीम 10 से 15 मिनट बाद में आपके ऊपर पीडीएफ भेज देगी। अब देखिए दोस्तों, तो हम मॉडल पेपर नंबर 2 को आज सॉल्व करते हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस मॉडल पेपर में से RUHS या एम्स या और भी कोई राज्य है जहाँ बीएससी नर्सिंग के बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अधिकांश प्रश्न इन्हीं मॉडल पेपर में से आएंगे। क्योंकि ये मॉडल पेपर बनाने के लिए हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी दिनों तक मेहनत की है, उसके बाद में हमने ये मॉडल पेपर तैयार किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन्होंने विजय एजुकेशनल न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको इस प्रकार की सभी डिटेल सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा विजय एजुकेशनल न्यूज़ इवनिंग 5 बजे से 7 बजे के बीच में लगातार नर्सिंग की, फार्मेसी और पैरामेडिकल की निःशुल्क कक्षाएं चला रहा है। फ्री में डेली कक्षाएं चलती है, तो आपको वो कक्षा भी ज्वाइन करनी चाहिए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पीसीआर तकनीक किस में उपयोग की जाती है? पहले तो पीसीआर की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि पीसीआर के बारे में अनेक प्रश्न आए हैं दोस्तों। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, इसलिए मैंने इसे 1 नंबर पे रखा है। क्योंकि इस तरह के पीसीआर पर टोटल 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। 2016 का पेपर देखो, आप 18 का देखो, ठीक है ना। अब पीसीआर, जिसे आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, तो ये तकनीक किस में उपयोगी होती है? ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। पहला ऑप्शन है ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों के उत्पादन में। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव, जैसे जैसे बीटी कपास उत्पन्न कर लिया आपने। दूसरा है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित भोजन बनाने में। फिर है आपराधिक खोजबीन में। और फिर है आरडीएनए तकनीक में। तो पीसीआर का यूज सबसे ज़्यादा अगर दोस्तों कहीं पे किया जाता है तो वो आरडीएनए टेक्निक में ही किया जाता है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में, सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं मैं। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है बीएसी एंड वाईएसी क्या है? नाम से ही वैसे तो पता चल ही रहा होगा, फिर भी अपन देख लेते हैं। बीएसी की फुल फॉर्म है दोस्तों बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वाईएसी की फुल फॉर्म है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो आप ही मुझे भी बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन पे ध्यान दो, जीवाणु तथा यीस्ट से प्राप्त प्राकृतिक डीएनए। अब देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात होगी। दूसरा है यूकैरियोटिक जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी वाहक। तीसरा है बैक्टीरिया तथा यीस्ट से प्राप्त कृत्रिम डीएनए। बोलो, पहला प्राकृतिक डीएनए होगा या दूसरा कृत्रिम डीएनए होगा? बिल्कुल कृत्रिम डीएनए होगा, प्राकृतिक डीएनए नहीं होगा। क्योंकि बीएससी और वाईएसी इनका हम उपयोग भी करते हैं दोस्तों, जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे।
तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर के प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक नहीं। अगला पॉइंट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का आवश्यक औजार। तो भैया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने का काम करता है। तो सीधी सी बात है, ये तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी का औजार तो है, ये पहली बात तो सही है। फिर दूसरा पॉइंट तो सही है। फिर तीसरा पॉइंट देखो आप, न्यूक्लियेज एंजाइम है ये, बिल्कुल ये न्यूक्लियेज एंजाइम ही है जो डीएनए को विशिष्ट जगह से काटता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। अब देखिए चौथा ऑप्शन, पॉइंट 2 नंबर और 3 नंबर दोनों बिल्कुल सही है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दोनों ही सही है। अब अगले प्रश्न को देखिएगा आप। अगले प्रश्न में एक हल्की सी मिस्टेक हुई है, जिन बच्चों के पास में ये पेपर पहुंचा है वो सुधार कर लेना। ये यहाँ पर जो ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का ही भाग है। तो इस प्रश्न को आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। तो प्रश्न क्या है देखिए आप, प्रश्न है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का कार्य। अब देखो क्या कार्य है इसका। वैसे आप मुझे बता दो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का एक उदाहरण बता दो। देखें मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का उदाहरण बताइए। देखें चलो बिल्कुल आपके भी कमेंट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। एक तो है दोस्तों इको आर फेस्ट, क्या इको आर फेस्ट, ठीक है। और ये दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम नॉर्मली बैक्टीरिया से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो इको आर फेस्ट, इसके अलावा एक होता है आपका HIND यानी हिंड सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसने क्या कहा है, इनके कार्य के बारे में पूछा है। कार्य वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है, एक तो ये याद रखो। और दूसरा जीवाणु के अंदर इसका क्या काम है, अगर आपसे ये पूछ ले तो दोस्तों जीवाणु का ये अगर डीएनए है तो जीवाणु के पास में ये एंजाइम इसलिए होता है क्योंकि जब जीवाणु के ऊपर कोई दूसरा बाह्य कारक अटैक करता है तो जीवाणु अपने खुद के डीएनए को उस बाहरी कारक से या बाहरी डीएनए से बचाने का काम करता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये जीवाणु के लिए सुरक्षा की दृष्टि से डेवलप हुए हैं। जीवाणु के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं कि जैसे ही बाहर से कोई वी जातीय डीएनए आता है, यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बाहर से आने वाले डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, और जिससे उस कोशिका की बाहर वाले डीएनए से सुरक्षा हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, यहाँ आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा दूसरा, बाहरी डीएनए से जीवाणु के डीएनए की सुरक्षा करना। लेकिन आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसका क्या काम है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का? तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसका ये काम नहीं है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसका काम है किसी भी डीएनए के विशिष्ट स्थलों की पहचान करके उसे काटना। जैसे मान लो यहाँ कोई एक नाइट्रोजनी सार है ग्वानिन और एक है एडिनिन, इसी तरह से यहाँ पर भी है एक ग्वानिन और यहाँ एडिनिन। तो इसने ग्वानिन और एडिनिन के बीच में इधर कट बनाया, इधर भी ग्वानिन और एडिनिन के बीच में कट बनाया, और इस तरह से डीएनए को दो टुकड़ों में क्या कर दिया, काट दिया। और वास्तव में ये विशिष्ट स्थलों की खुद पहचान करेगा और फिर डीएनए को काटेगा। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है देखिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखो सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, फिर अगला है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, फिर अगला है अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और फिर अगला पॉइंट है इनमें से कोई नहीं। पहले पॉइंट पर आप पहले तो मैं आपसे चाहता हूं आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। देखें आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, सबसे पहले कौन आंसर देता है। जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसे मॉडल पेपर नंबर 10 बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। सॉरी, मॉडल पेपर नंबर 11 बायो का बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। नॉर्मली तो 10 सभी को दिए जा रहे हैं। बायोलॉजी के मॉडल पेपर की जो हमने फीस रखी है दोस्तों
बायो के 10 मॉडल पेपर केवल और केवल 50 रुपये में मिल रहे हैं। और जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की टोटल 15 मॉडल पेपर हैं जो मात्र 100 रुपये में मिल रहे हैं। ठीक है, और ये भी अगले 2-3 दिनों तक ही आपको मॉडल पेपर मिल पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी टीम ने जब क्लास शुरू कर दी है तो फिर आपको मॉडल पेपर बाद में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल अगर किसी को चाहिए मॉडल पेपर तो तुरंत आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भैया। पहला ऑप्शन है कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ये बात तो गलत हो गई। सभी प्रोटीन एंजाइम कैसे हो सकते हैं? हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन है जो एक प्रकार से हार्मोन का भी काम करती है। ठीक है, अगला है सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, ये भी बात गलत है। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसे एंजाइम भी खोजे गए हैं जो प्रोटीन से निर्मित नहीं होते, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम। तो फिर अगला है अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं क्या? बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन। अधिकांश एंजाइम जो है वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, और यहां से कोई और प्रश्न बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। प्रश्न ये है कि वह कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ नहीं होता? तो एक ही ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। क्या नाम है दोस्तों? राइबोजाइम। ये प्रोटीन से निर्मित नहीं होता। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए प्रोब का उपयोग कहाँ किया जाता है? डीएनए प्रोब नाम जरूर सुना होगा आपने बायोटेक के अंदर। डीएनए प्रोब का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए। पहला, अब इसका आंसर आप ही देंगे दोस्तों, मैं इसका आंसर नहीं देने वाला। पहला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। दूसरा, रोगजनक जीवाणु की पहचान में। तीसरा, चिकित्सा आनुवंशिकी में, जिसमें एक व्यक्ति किसी जीन के लिए वाहक है या नहीं। या फिर चौथा, उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का आंसर आप खुद दीजिए, देखें। तब तक मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अब सुनो, लेकिन मैं डीएनए प्रोब को समझा देता हूं है क्या। सुनो आप, और मुझे लगता है 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा जरूर। डीएनए प्रोब दोस्तों रेडियो एक्टिव डीएनए के खंड होते हैं, याद रख लेना। किसके खंड है ये? रेडियो एक्टिव डीएनए के खंड है। क्यों भाई डीएनए को रेडियो एक्टिव किया हमने? क्योंकि दोस्तों जब हम डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास में एकल रज्जु की डीएनए होता है। अब ये जो एकल रज्जु की डीएनए के ये टुकड़े हैं, इनके साथ में मैंने एक और इनका पूरक रज्जु तैयार कर दिया, और वो पूरक रज्जु इनके साथ में ऐसे जुड़ भी जाएगा। लेकिन ये जो मैंने पूरक रज्जु तैयार किया है, ये पूरक रज्जु रेडियो एक्टिव है। इस वजह से ये रेडियो एक्टिव डीएनए खंड बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। तो किसी भी विशिष्ट डीएनए खंड की पहचान करनी हो तो उसे आप क्या कर देते हो? रेडियो एक्टिव कर देते हो। अब देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेसिलस थुरिनजिएंसिस के प्रभेद निम्न में से किसके नए प्रकार बनाने में उपयोग में लाए गए? पहली बात तो बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होगा, और मैं तो ये सोचता हूँ सभी को मालूम हो, बेसिलस थुरिनजिएंसिस है क्या। तो बेसिलस थुरिनजिएंसिस एक बैक्टीरिया है दोस्तों। ठीक है, और इस बैक्टीरिया में एक जीन होता है, उसका नाम है क्राइजीन। क्या नाम है? क्राइजीन। और ये बैक्टीरिया का जो क्राइजीन है दोस्तों, ये एक जहरीली प्रोटीन बनाता है, और वो जो जहरीली प्रोटीन है वो जितने भी प्रकार के कीड़े होते हैं उनको बड़ी आसानी से मार सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस बैक्टीरिया की क्राइजीन को निकाला और कपास के पौधे में डाल दिया, जिससे कपास के पौधे में वो प्रोटीन बनने लगी। और कपास के पौधे पर हमला करने के लिए जैसे ये टिड्डे वगैरह, पीड़क वगैरह आने लगे तो तुरंत वो नष्ट होने लगे। तो कुल मिलाकर के पौधे के अंदर कीट प्रतिरोधकता आ गई। तो आप बेसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग क्यों करोगे? तो देखो, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जैव कीटनाशी पौधे उत्पन्न करने में। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या? अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है देखो, मेंडल ने संकरण के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली थी? और अभी दोस्तों हमारा मेंडल वाला टॉपिक ही चल रहा है, तो मेंडल ने कौन सी टेक्निक काम में ली थी संकरण के लिए? तो दोस्तों मेंडल ने संकरण के लिए दो टेक्निक अपनाई थी। एक का नाम है इमैस्कुलेशन और दूसरे का नाम है बैगिंग।
याद रखना, विपुंसन एंड थैलीकरण, ये वो दोनों तकनीक है जो मेंडल ने अपनाई थी दोस्तों, याद रखना, ठीक है। बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब एक लिंगी कोई पौधा है, जब पुष्प एक लिंगी हो तो विपुंसन किस में किया जाता है? अब ये प्रश्न पूछा है, मैं तो एक बच्चों आपसे पूछना उल्टा चाहता हूं, आप सुनिएगा। क्या एक लिंगी पुष्प में विपुंसन करवाया जा सकता है? पहले आप हाँ या ना में आंसर दीजिए तुरंत, यस या नो में आंसर दो तुरंत। क्या एक लिंगी पौधे के अंदर या एक लिंगी पुष्प में इमैस्कुलेशन संभव है? बताइए तुरंत। देखिए बच्चों, आपको प्रण कर लेना है कि मुझे हर हाल में एक गवर्नमेंट की सीट पर काबिज होना है। दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं इस प्रकार की अनेकों टेस्ट सीरीज आपके सामने रख सकता हूं। ऐसे जो है ज़्यादा नहीं मैं बताना चाहता, लेकिन 20 से 30 मॉडल पेपर आपके लिए मैं तैयार कर सकता हूं। लेकिन आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तभी ये पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि हम भी हमारे बिजी शेड्यूल में से 1-2 घंटे निकालते हैं। ये अब मैं वीडियो रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मुझे अपलोड करना है, फिर सुबह के टाइम ये प्रीमियर होगा। तो आप इस चीज़ को समझें कि हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत किसके लिए हो रही है? केवल आपके लिए हो रही है। और जब इस मेहनत को आप अगर आगे शिद्दत के साथ नहीं अपनाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हमारे द्वारा की गई मेहनत धरी की धरी रह जाती है। निवेदन मेरा आपसे है, आप जम के मेहनत कीजिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। दोस्तों 2 महीने हैं आपके पास में बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट पर काबिज होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक लिंगी पुष्प में विपुंसन संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक लिंगी पुष्प में कैसे विपुंसन होगा? विपुंसन में तो हम याद करो आप, जब कोई एक फ्लावर है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों है दोस्तों, और मैं अगर नर जननांग को काट करके हटा दूं तो फिर उसे मैं विपुंसन कहूंगा। तो क्या एक लिंगी पुष्प के अंदर विपुंसन कराया जा सकता है क्या? नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? देखो तो, उपरोक्त में कोई नहीं। अगले प्रश्न पे आइएगा। द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी में कितने पौधे हाइब्रिड होंगे? F1 पीढ़ी में हमेशा एक ही पौधा उत्पन्न होता है, चाहे वो एक संकर संकरण हो चाहे वो द्विसंकर संकरण हो, पहली बात। दूसरी बात, F1 पीढ़ी में हमेशा पादप हाइब्रिड ही होता है दोस्तों, क्योंकि F1 पीढ़ी क्रॉस से यानी संकरण से ही उत्पन्न होती है, और संकरण से जो पौधे उत्पन्न होंगे वो सभी संकर होंगे। संकर का मतलब है वो सभी हाइब्रिड होंगे। तो सीधी सी बात है, F1 पीढ़ी में एक ही पौधा उत्पन्न होता है और वो हाइब्रिड होता है। फिर 11वां प्रश्न है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब किसी पादप में 2 विपरीत विभेद की एलील पाए जाए तो ये क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है और ये दोबारा भी आ सकता है। जब किसी पादप में 2 विपरीत विभेद की एलील पाई जाए तो उसे आप क्या कहोगे? आप उसे होमोजाइगस यानी समयुग्मजी कहोगे कि विषम युग्मजी कहोगे? ये दोनों आंसर नहीं है, एक लिंगाश्री और उभयलिंगाश्री। आप तो सीधा बताओ वो समयुग्मजी हुई कि विषम युग्मजी? देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने अलील लिख भी रहा हूं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बताओ इसमें दोनों विपरीत विभेद है कि समान है? बिल्कुल विपरीत है, इसे क्या बोलोगे? विषम युग्मजी। और अब मैंने लिखा कैपिटल टी। बताओ ये विषम युग्मजी है कि सम युग्मजी? ये है सम युग्मजी। तो दोस्तों याद रखो इन चीजों को, आंसर आपका विषम युग्मजी सही होगा। 12वां प्रश्न है, डोली भेड़ किस विधि से प्राप्त की गई थी? तो दोस्तों आपने क्लोनिंग तकनीक तो जरूर सुनी होगी, ठीक है ना? तो हमने क्लोनिंग वाले टॉपिक में डोली भेड़ के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और डोली भेड़ के बारे में दोस्तों आपने ये बात पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो, कौन सी बात? इयान विल्मट पूछा गया ये भी क्वेश्चन। इयान विल्मट और उसके साथियों ने सबसे पहले डोली भेड़ का क्या बनाया था दोस्तों? क्लोन बनाया था। तो विधि भी क्या कहलाएगी? क्लोनिंग। अगला प्रश्न है,
बीटी कपास किसके लिए प्रतिरोधी है? इतना तो आपको पता ही है कि बीटी कपास जो है जितने भी इंसेक्टा होते हैं, जो पीड़क होते हैं, उनके प्रति प्रतिरोधी है। जानते हो बीटी कपास किस प्रकार का पौधा है? क्या यह जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है? क्या यह जीएमओ है? जी हाँ। बीटी कपास को प्राप्त कैसे किया गया? तो दोस्तों कपास के पौधे में हमने बेसिलस थुरिंजिएंसिस, ये बीटी नाम कहाँ से आया है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु का क्राइजीन निकाला और कपास के पौधे में डाल दिया, जिससे वो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित हो गया और उसका नाम रख दिया हमने बीटी कपास। तो ये दोस्तों बोल कृमि के प्रति जो है वो पूरी तरह से प्रतिरोधी होता है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? बताइए। देखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। म्यूटेशन क्या है? दोस्तों आपने नाम जरूर सुना होगा ह्यूगो डी वेरिच का। उसने पहली बार इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे पर काम करते हुए उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। दोस्तों उत्परिवर्तन में क्या होगा? पहला पॉइंट है, कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में अस्थायी परिवर्तन होगा। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में स्थायी वंशानुगत परिवर्तन होगा। कोशिका के जीव द्रव्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा। तो देखो यहाँ 2-3 बातें याद रखना। अगर आनुवंशिक पदार्थ में कोई बदलाव होता है तो फिर वो अपने आप में एक स्थायी बदलाव है। क्यों? क्योंकि वो अगली पीढ़ी में चला जाता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन में 2 बातें हैं। एक तो आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आगे वंशागत होगा, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन की क्रिया जिसमें एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन के द्वारा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक उत्परिवर्तन हुआ, ये एक डीएनए है या आप समझ लो आरएनए है। इस पर एक कोई कोडॉन था, जैसे मान लीजिए ZAG, ठीक है, और यहाँ पर इस एडेनिन को ग्वानिन ने हटा दिया और इस वजह से यहाँ कोड बन गया GGG। तो इस घटना को आप क्या कहोगे? इसने कहा है कि एडेनिन का प्रतिस्थापन कर दिया ग्वानिन ने, मतलब एडेनिन की जगह कौन आ गया? ग्वानिन। तो इसे आप क्या बोलोगे? ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फिर है अनुलेखन, फिर है ट्रांजिशन और फिर है ट्रांसवर्सन। अब देखो दोस्तों, पहले तो आप फ्रेम शिफ्ट के बारे में ही जान लो। ये फ्रेम शिफ्ट क्या है? फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारा डीएनए है और इसके ऊपर एक नाइट्रोजनी सार है G, फिर GAAC, ये और A, ये जैसे यहाँ पे कोड पहला क्या बन रहा है? GGA, दूसरा क्या बन रहा है? ACA। ठीक है, अब मान लो कोई एक यहाँ पे नाइट्रोजनी सार डिलीट हो गई, जैसे ग्वानिन डिलीट हो गई। अब बताओ पहले जैसा कोड रहेगा कि कोडॉन बदल जाएगा? अब बिल्कुल कोडॉन बदल जाएगा। तो क्या पहले जैसा फ्रेम रहा क्या? नहीं, फ्रेम शिफ्ट हो गया। तो जब कोई एक सिंगल नाइट्रोजनी सार में बदलाव आता है दोस्तों, तो जो फ्रेम होती है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है, इसीलिए इसे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। अनुलेखन में तो क्या होता है दोस्तों, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। याद रख लेना दोस्तों, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ठीक है, इसके बाद में है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होगा, जैसे कोई यहाँ पे एक एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एक कोई घटक यहाँ से ट्रांसफर हो और किसी दूसरी जगह चला जाए, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह गया। लेकिन ट्रांसवर्सन में क्या होगा दोस्तों? ट्रांसवर्सन में याद रखना, जैसे यहाँ पे कोई एक एडेनिन है और यहाँ पर ग्वानिन है, ग्वानिन आ गया एडेनिन की जगह, एडेनिन चला गया ग्वानिन की जगह। इस प्रकार का जो प्रतिस्थापन जहां पर देखने को मिले उसे अपन ट्रांसवर्सन बोलेंगे। इसके बाद में निम्न में से कौन सा एक संश्लेषी ऑक्सीन नहीं है? संश्लेषी ऑक्सीन की बात कर रहा है ये। तो यहाँ 2 बातें मैं भी आपको बताना चाहता हूं, एक तो 2,4-D और एक 2,4,5-T। ये दोनों ही दोस्तों संश्लेषी ऑक्सीन तो है ही है, साथ ही साथ इनका उपयोग हम खरपतवार नाशी के रूप में भी करते हैं। खरपतवार नाशी वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों,
एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से संश्लेषित ऑक्सीन है जिनका उपयोग हम खरपतवार नाशी के रूप में करते हैं। तो 2,4-D और 2,4,5-T। इसके अलावा आप देखिएगा IAA, इसे इंडोल एसिटिक एसिड बोला जाता है और ये एक प्राकृतिक ऑक्सीन है दोस्तों। तो प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित ऑक्सीन नहीं है। तो इंडोल एसिटिक एसिड एक संश्लेषित ऑक्सीन नहीं है दोस्तों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अब इसका आंसर आप बताओगे। बहुत सिंपल सा उत्तर है, छठी से पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाता है? फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? चलो यही बता दो, आपका काम हो जाएगा। क्या आपने एसिटिलीन या इथाइलीन हार्मोन नाम सुना है क्या? सुना है क्या? अगर सुना है तो आपका काम हो गया। अगला प्रश्न है, शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? जानते हो शीर्ष प्रभाविता क्या है दोस्तों? शीर्ष प्रभाविता का मतलब यह है कि पौधे का जो शीर्ष वाला भाग होता है, टिप वाला भाग, उसके अंदर होने वाली वृद्धि, और उस वृद्धि को कौन प्रेरित करता है? तो उस वृद्धि को प्रेरित करता है ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन को अपन क्या किस नाम से जानते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा श्वसन के दौरान निर्मित होता है? बताओ, देखें श्वसन के दौरान कौन सा पदार्थ बनेगा? O2 बनेगा। देखो, श्वसन के दौरान निर्मित होने वाला पदार्थ, इसने ये नहीं कहा कि उपयोग में लिया जाने वाला पदार्थ। फिर CO2 बनेगा कि NO2 बनेगा कि SO2 बनेगा? हमारे बहुत सारे बच्चे इसमें O2 सही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्वसन ही पढ़ा है, आगे क्या लिखा हुआ ये पढ़ा ही नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, हम लोग प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते और जल्दबाजी में जिन प्रश्नों के आंसर हमें आ रहे होते हैं वो हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा CO2। क्यों? क्योंकि इसने कहा है श्वसन के दौरान किसका निर्माण होता है। तो आपको ही पता है श्वसन के दौरान CO2 बनती है, ठीक है ना, याद रखना आप, और ऊर्जा बनती है। उपयोग किसका होता है अगर ये पूछे ना तो O2। अब देखो अगला प्रश्न है, पायरुविक अम्ल जो कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बनता है, CO2 व H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है, इस चक्र को क्या कहते हैं? बताइए। देखिए दोस्तों कि भाई उस चक्र को आप क्या कहोगे जिसमें हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक अम्ल बना है, वो पायरुविक अम्ल आगे दोस्तों किसके अंदर कन्वर्ट होता है? याद करें आप, पायरुविक अम्ल जो हैं वो आगे किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? तो वो आगे कन्वर्ट होता है CO2, H2O और +36। याद रख लेना दोस्तों, हमारा एक जो ग्लूकोज का अणु, पहले तो आप ये जान लो ग्लाइकोलाइसिस है क्या। ग्लूकोज जब दोस्तों कोशिका द्रव्य में आकर के किस में बदलता है? पायरुविक एसिड में। किस में बदलता है? पायरुविक एसिड में। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस घटना को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या ये बात आपके समझ में आई क्या? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या है, आपके समझ में आया कि नहीं आया? बताइएगा। ठीक ठीक ठीक। अगला पॉइंट ध्यानपूर्वक सुनना, अब इसमें कोई गलती नहीं। अब पायरुविक अम्ल क्या करेगा? आपके कोशिका द्रव्य से निकल जाएगा, निकल करके सीधा किस में जाएगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अब इस पायरुविक अम्ल को तोड़ा जाएगा किस में? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में। एक ग्लूकोज के अणु से दोस्तों या तो 36 और या कितने ATP बनेंगे? 38 ATP बनेंगे, ठीक है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में तो फिर वो कौन सा चक्र चलेगा? तो वो चक्र चलेगा दोस्तों क्रेब्स चक्र, ठीक है ना। और इसी को हम TCA साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र का दूसरा क्या नाम है? TCA साइकिल। याद रख लेना, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। TCA साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। याद रख लेना दोस्तों। और ये चलता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसमें अपन पायरुविक अम्ल जो हैं वो CO2 और H2O प्लस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद बता दो। देखें
ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनेगा? अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने, पाइरुविक अम्ल। क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि आर क्यू का मान किसमें 1 से अधिक होता है? तो दोस्तों ये जो वीडियोस हैं करीब करीब आधे घंटे से ऊपर का हो चुका है। अब बाकी के प्रश्न आप देखिएगा। इन प्रश्नों के आंसर अभी आपको थोड़ी देर बाद में, अगले 10 मिनट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पीडीएफ के रूप में मिलने वाले हैं। तो तुरंत आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको इसके सभी आंसर और प्रश्न मिलने वाले हैं। और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है। और एक आपसे निवेदन चाहूँगा, इस वीडियो को आप सभी अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा। जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप कह दीजिएगा कि विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं ले रहा है और आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ा रहा है। और साथ ही साथ हम तो जो है बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में मॉडल पेपर भी दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हुई है कि नहीं आप खुद उसका आंकलन कर सकें। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में भी मॉडल पेपर है, हिंदी मीडियम में भी है। तो दोस्तों आप तैयारी बढ़िया तरह से करें, आप गवर्नमेंट सीट पर अपना निशाना रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।